हेलो एवरीवन, गतिशील एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र में जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है मार्केट, डिमांड और सप्लाई। यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। यही अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण इसी के द्वारा होता है। आते हैं हम टॉपिक पे, मार्केट। बायर, सेलर, एक्सचेंज, डिमांड, सप्लाई, मैक्सिमाइज यूटिलिटी, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मार्केट, बायर, सेलर, एक्सचेंज, डिमांड, सप्लाई, मैक्सिमाइज यूटिलिटी, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो बाजार है क्या? बाजार एक भौगोलिक स्थल है जहाँ पे क्रेता और विक्रेता आपस में एक्सचेंज लेन देन करते हैं, जहाँ पे क्रेता अधिकतम संतुष्टि या अधिकतम उपयोगिता की इच्छा रखता है और विक्रेता अधिकतम लाभ की इच्छा रखता है। यदि बाजार में डिमांड अधिक हो रही हो तो उसे हम कहेंगे सेलर मार्केट, उसे हम कहेंगे सेलर मार्केट। यदि बाजार में सप्लाई अधिक हो रही हो तो उसे हम कहेंगे बायर मार्केट। यदि डिमांड अधिक हो रही हो तो सेलर मार्केट, यदि सप्लाई अधिक हो रही हो तो बायर मार्केट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिमांड। व्हाट इज डिमांड? डिमांड क्या है? मांग। डिमांड एक बाजार की शक्ति है जो बाजार को नियंत्रित और संचालित करती है। फैक्टर, फैक्टर्स, इसका पहला फैक्टर है टेस्ट। टेस्ट किसी वस्तु की इच्छा। दूसरा नीड, आवश्यकता। तीसरी इनकम, आय, इसे हम वाई से शो करते हैं। चौथी प्राइस रिलेटेड आइटम्स। प्राइस रिलेटेड आइटम, कीमत से संबंधित वस्तुएं। पांचवा है प्राइस, कीमत। प्राइस रिलेटेड आइटम्स, यह भी दो टाइप का है। पहला सब्स्टिट्यूट, गुड्स, और दूसरा इसका है कम्प्लीमेंट्री, गुड्स। इसको बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं, इसको बोलते हैं पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। पहले हम इसको समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु को उपयोग किया जाए या उपयोग में लाया जाए, उसे हम कहते हैं स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट गुड्स।
जैसे कि कॉफ़ी के प्लेस पे हम चाय यूज कर सकते हैं। चीनी के प्लेस पे हम गुड़ यूज कर सकते हैं। पूरक वस्तुएं क्या? ऐसी वस्तु जिसके साथ एक अनिवार्य वस्तु, बिना उसके उस वस्तु के उस पहली वस्तु का कोई उपयोग ही ना हो, अर्थात एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु अनिवार्य रूप से हो। जैसे कि कार के साथ पेट्रोल, पेन के साथ स्याही। अब आते हैं हम डिमांड पे। डिमांड का संबंध पहले किसी वस्तु की इच्छा, फिर दूसरी उसकी नीड, आवश्यकता क्या है, कितनी है, क्या है। इनकम, आय, प्राइस रिलेटेड आइटम्स, जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं तो कई टाइप के ब्रांड्स हैं, जैसे चावल है, कई टाइप के आते हैं, तो उसकी कीमत अलग अलग रहती है जो हमको प्रभावित करती है। तो जितनी हमारी इनकम होती है उसी के अनुसार हम खरीदते हैं उस कीमत। अब यहाँ पे ये चार चीज़ें नीड्स, इनकम, प्राइस रिलेटेड आइटम्स, ये चारों चीज़ें यदि कांस्टेंट हो जाएं, निश्चित हो जाएं, तो डिमांड इज द फंक्शन ऑफ पी। डिमांड इज द फंक्शन ऑफ पी। डिमांड का संबंध कीमत से हो जाता है। इसी को हम कहते हैं सेटेरिस पैरेबस। लगभग शेष समान, यह चारों चीज निश्चित या समान हो जाए तो डिमांड का संबंध उस प्राइस से हो जाता है। अब हम लॉ ऑफ डिमांड देखेंगे। लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड, प्राइस। यदि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है, यदि प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस का डिमांड से क्या संबंध है? यदि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है, यदि प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं प्याज, ₹20 पर kg है, तो लोग क्या करते हैं 5 kg 10 kg अधिकतम खरीदते हैं, अधिकतम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कीमत कम है, डिमांड अधिक है। यदि यही कीमत बढ़ जाए, यहाँ पे यदि यही कीमत ₹100 हो जाए पर kg, तो लोग क्या करेंगे, इसको 1 kg ही लेंगे, सिर्फ काम चले, उसकी पूर्ति बस होती रहे, 2 kg ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डिमांड जो है वह घट गई, क्योंकि प्राइस बढ़ा, डिमांड घट गई। लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो इस रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती हैं। वह वस्तुएं कौन सी हैं? गिवन गुड्स, जिसको हम बोलते हैं निकृष्ट वस्तुएं। डेमोन्स्ट्रेशन गुड्स,
प्रदर्शनकारी वस्तुएं। यहाँ पे रूल्स बदल जाते हैं। पी और डी के बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में रूल्स बदल जाते हैं। यदि प्राइस अधिक है तो डिमांड भी अधिक होगी, यदि प्राइस कम है तो डिमांड भी कम होगी। यह इसको फॉलो करती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, डायमंड हीरे का प्रदर्शनकारी वस्तु है, क्योंकि हम उसको क्या ज्वेलरी के रूप में प्रयोग करते हैं, तो क्या एक प्रदर्शनकारी ही वस्तु है। वह एक पत्थर है, स्टोन है। यदि उसकी कीमत घट जाए, 100 रुपये हो जाए, तो क्या कोई पत्थर वो यूज करेगा? नहीं करेगा। उसकी कीमत के वजह से ही लोग उसको यूज करते हैं। तो उसकी कीमत अधिक हुई, उसकी डिमांड भी बढ़ गई। उसकी कीमत अभी घट जाए, डिमांड घट जाएगी। इस प्रकार निकृष्ट वस्तु में नमक ले लेते हैं, सॉल्ट। उसकी एक सामान्य सी कीमत है तो उसकी डिमांड भी उतनी है। यदि यही कीमत बढ़ जाए तो डिमांड भी उसकी बढ़ जाती है। अब हम इसको ग्राफ पे देखेंगे, इसका ग्राफ से क्या संबंध है। ग्राफ इधर प्राइस, इधर डिमांड। यदि प्राइस P1 है तो डिमांड क्वांटिटी Q1 है। यदि प्राइस में इंक्रीजमेंट हो रहा है, हो जा रही है P2, तो डिमांड घट जा रही है और हो जा रही है Q2। इसे हम कहते हैं निगेटिव स्लॉप। निगेटिव स्लॉप ऑफ डिमांड डाउनवर्ड टू राइट। यहाँ पे जो ढाल है वह ऋणात्मक है और ऊपर से नीचे की दाहिने तरफ। अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच। मांग की लोच, इसका एक फॉर्मूला होता है। यह करता क्या है, डिमांड और प्राइस के बीच में संबंध बताता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला है। यह भी 5 प्रकार की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, तो हम देखते हैं। यदि प्राइस 10 रुपीज़ है, डिमांड 20 kg की है। प्राइस ना बढ़े लेकिन डिमांड घट जाए, 10 kg हो जाए, तो इस फॉर्मूले पे हम रखते हैं चेंज इन क्वांटिटी, तो 20 माइनस 10। चेंज इन प्राइस, तो प्राइस में कोई चेंजिंग हो नहीं रही है, 10 माइनस 10, तो इक्वल टू
10/0 दैट इज इनफाइनाइट। इसे हम कहते हैं यदि ईडी की वैल्यू इनफाइनाइट आए, यदि ईडी की वैल्यू इनफाइनाइट आए तो हम उसे बोलते हैं पूर्णतमा मांग की लोच। अब इसका हम दूसरा प्रकार देखेंगे। यदि प्राइस 10 रुपीज़ है और डिमांड 10 kg है, प्राइस बढ़ जाती है 20 हो जाती है और डिमांड 10 ही kg बनी रहती है, तो हम देखते हैं फॉर्मूले से। तो चेंज इन डिमांड तो 10 - 10, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। चेंज इन प्राइस तो 20 - 10 तो हो जाता है 0/10 अर्थात 0। यदि ईडी की वैल्यू 0 हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 हो, तो उसे हम बोलेंगे पूर्णतमा मांग की बेलोच। परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका हम तीसरा देखेंगे। यदि प्राइस 10 हो, डिमांड 20 हो, प्राइस इंक्रीज हो करके 20 हो जा रही हो और डिमांड डिक्रीज होके 10 हो जा रही हो, तो इसके बीच तो ये इक्वल है। तो इसको हम फॉर्मूले से देखेंगे तो 20 - 10/20 - 10 दैट इज इक्वल टू 1। अर्थात यदि ईडी की वैल्यू 1 हो तो हम बोलते हैं इकाई मांग की लोच, इकाई मांग की लोच या यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसके हम चौथे प्रकार को देखेंगे। यदि रुपीज़ 10 हो और डिमांड 20 हो, प्राइस इंक्रीज हो 15 रुपीज़ हो जाए और डिमांड 10 हो जाए, तो हम देखते हैं फिर फॉर्मूले से 20 - 10/15 - 10 इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या है, ED इज ग्रेटर देन 1। यदि ED इज ग्रेटर देन 1 हो तो उसे हम बोलते हैं सापेक्ष मांग की लोच या रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, यदि प्राइस 10 हो, डिमांड 20 हो, प्राइस बढ़ के 20 हो जाए, डिमांड 15 हो जाए, तो हम अंतर देखते हैं फॉर्मूले से 20 - 15/20 - 10 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू
0.5। यदि ईडी की वैल्यू 1 से कम हो तो उसे हम बोलते हैं सापेक्ष मांग की बेलोच, रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसकी 5 प्रकार होते हैं। अब हम देखेंगे सप्लाई क्या होता है। सप्लाई या पूर्ति। पूर्ति बाजार की एक शक्ति है, यह भी बाजार को नियंत्रित और संचालित करती है। अब हम लॉ ऑफ पूर्ति देखेंगे। प्राइस सप्लाई। यहाँ पे प्राइस यदि इंक्रीज हुई तो सप्लाई भी इंक्रीज हुई, प्राइस डिक्रीज हुई तो सप्लाई भी डिक्रीज हुई। अर्थात यदि प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, यदि प्राइस घट रही हो तो सप्लाई भी घट जाती है। जैसे कि हम वही फिर एग्जांपल लेते हैं प्याज का ही। जैसे हमने कहा था 20 रुपये पर केजी प्याज हो, तो यहाँ पे क्या है, प्राइस कम है और सप्लाई मान लीजिए लोग क्या करते हैं 5 kg 10 kg, कोई बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है जिसकी वजह से सप्लाई कम हो जाती है। यहाँ पे सप्लाई, यहाँ प्राइस तो की कम है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। यही प्राइस बढ़ जाए 100 रुपीज़ पर केजी हो जाए, ये बढ़ के 100 रुपीज़ हो जाए तो लोग क्या करेंगे 1 kg लेंगे। लोगों की जो डिमांड है वो घट जाती है तो सप्लाई बढ़ जाती है। यहाँ पे जो सप्लाई होती है वह बढ़ जाती है, 2 kg मैक्सिमम, 1 kg 2 kg ही लोग लेते हैं तो स्टॉक बढ़ा रहता है जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है। अब इसको हम ग्राफ पे देखेंगे। ग्राफ ये प्राइस, इधर सप्लाई। यदि प्राइस P1 है तो सप्लाई Q1। यदि प्राइस में इंक्रीजमेंट होकर के P2 हो जाए तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है, Q2 हो जाती है। तो इसमें इस प्रकार का कुछ फिगर बनता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लॉप। इसमें धनात्मक ढाल होता है और अपवर्ड टू राइट, ऊपर की ओर दाहिने तरफ। तो ग्राफ पे ऐसे होता है। अब आते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच। यह भी 5 प्रकार की होती है। इसमें हम फॉर्मूला देखते हैं ES, वही फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हम कैसे निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई,
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको देखते हैं। यदि ES की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो उसे हम बोलते हैं पूर्णतमा पूर्ति की लोच। यदि ES की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यदि ES की वैल्यू 0 हो जाए तो इसे हम बोलते हैं पूर्णतमा पूर्ति की वेलोज। परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यदि ES की वैल्यू 1 हो जाए तो इसे हम बोलते हैं इकाई पूर्ति की लोच। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यदि ES की वैल्यू 1 से अधिक हो तो इसे हम बोलते हैं सापेक्ष पूर्ति की लोच। रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लास्ट, यदि ES की वैल्यू 1 से कम हो तो उसे हम बोलते हैं सापेक्ष पूर्ति की बेलोच। रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो यह 5 प्रकार की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है, पूर्ति की लोच। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को धन्यवाद।